आज की वीडियो में पेंटिंग यानी चित्रकला का संक्षिप्त में पूरा कोर्स कवर किया गया है। अब क्योंकि पूरे कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो उनको कवर करने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, तो वीडियो को एक से ज़्यादा भागों में बांटा जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हर हिस्से की वीडियो देखें ताकि कोई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपसे चूक ना जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पेंटिंग कोर्स के पहले हिस्से पर आते हैं। पेंटिंग एक फाइन आर्ट है। ये फाइन आर्ट्स क्या हैं, पहले इसे जान लेते हैं। बेसिकली आर्ट्स जो हैं वो 64 हैं और उसमें से 6 फाइन आर्ट्स हैं। ये फाइन आर्ट्स क्या हैं? फाइन आर्ट्स जो हैं वो बेसिकली जिसमें इमोशन जुड़े हों, जिन आर्ट्स में इमोशन जुड़ जाएं, यानी कि आर्ट 64 हैं, यानी कि इंसान जो भी मूवमेंट करता है अपनी बॉडी से, वो जो भी एक्शन करता है उसमें अगर इमोशंस नहीं है तो वो आर्ट्स हैं, और अगर इमोशन जोड़ दिए जाएं उसमें तो वो फाइन आर्ट्स हैं। अब फाइन आर्ट्स कितनी हैं? फाइन आर्ट जो हैं वो 6 हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है पेंटिंग यानी कि चित्रकला, दूसरा आता है स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, तीसरा आता है म्यूजिक यानी संगीत कला। मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं कि म्यूजिक का मतलब यहाँ पे कोई भी सॉन्ग या कोई भी म्यूजिक नहीं है, यह हमेशा क्लासिकल जो म्यूजिक होता है उसी से रिलेटेड ही माना जाता है। नंबर 4 है डांस यानी नृत्य कला। नृत्य कला भी वही सेम कि क्लासिकल डांस होना चाहिए, ना कि रेगुलर। जैसे मान लीजिए हम भांगड़ा बात करें या हम शादियों में जैसे डांस करते हैं, वो डांस इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसमें क्लासिकल डांस की ही बात जो है वो इंक्लूड होती है, यानी कि इसमें क्लासिकल डांस इंक्लूड होगा, नॉर्मल डांस इंक्लूड नहीं होगा। नंबर 5 पे है पोएट्री। पोएट्री यानी कि काव्य कला या लेखन कला भी इसको बोल सकते हैं। और नंबर 6 है आर्किटेक्चर, जिसे वास्तुकला आप बोलते हैं। तो ये 6 फाइन आर्ट्स हैं यानी कि ललित कलाएं हैं, ये फाइन आर्ट्स के अंडर आती हैं। देखिए, हर इंसान का एक अलग माइंडसेट होता है। हर आदमी उसी तरीके से जैसे ही वो सोसाइटी से या जो सोच है उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो जो भी इंसान अपने अंदर भावना रखता है वो भावुक होता है। किसी चीज़ को देख के उसके मन में कोई भाव आता है और उसमें इमोशंस हों, इमोशनल अगर वो हो जाता है तो उसके लिए फाइन आर्टिस्ट होना बहुत इजी हो जाता है। जो नॉर्मल इंसान होता है जिसके अंदर भावना थोड़ी कम होती है, वो फाइन आर्ट की तरफ उसका रुझान झुकाव है वो कम देखा गया है। तो इसलिए अगर फाइन आर्टिस्ट अगर कोई बनना चाहता है, उसको अपने आप को चेक करना होगा कि क्या वो भावुक है। अगर वो भावुक नहीं है तो उसके लिए फाइन आर्टिस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फाइन आर्टिस्ट बनने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बगैर किसी भी फाइन आर्टिस्ट को सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं। यानी कि जैसे 6 फाइन आर्ट्स हैं तो उसमें उसको पहले कोई चीज़ ऑब्जर्व करनी होगी, फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद उससे कुछ रिएक्ट करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। अगर वो उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो वो फाइन आर्टिस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए ऑब्जर्वेशन जो है वो नेसेसिटी है। ऑब्जर्व जरूर करिए, क्योंकि ऑब्जर्व करने से आपको सब्जेक्ट मिलते हैं, पेंटिंग करने के लिए सब्जेक्ट मिलते हैं, लिखने के लिए सब्जेक्ट मिलते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए वो ज़रूरी है कि वो पहले उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करे, उसको अपने हिसाब से सोचे और उसके हिसाब से वो एक्सप्रेस करे। बाकी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन के जो की फैक्ट्स हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन बेसिकली है क्या? इमेजिनेशन जो है वो जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, उसको अपने दिमाग तक लेके जाना है, अपने दिमाग में रखना है, सेव करना है और आइंदा कभी यूज़ करने के लिए उसको उसकी एक अलग शेप, उसका एक अलग ढंग अपने मन में तैयार करना होता है और उसको सेव करके रखना। यानी कि इमेजिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो आपके दिमाग में सेव करने की जो प्रक्रिया है या एक्टिविटी है उसको आप इमेजिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है वो एक कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट तो है ही है। फाइन आर्ट का एक जो मेजर स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन के बाद, इमेजिनेशन के बाद,
वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जो है वो कह लीजिए दिमाग में जो हमारी इमेजिनेशन में जो भी इंसिडेंट है या ऑब्जेक्ट है या कोई भी वो चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है उसकी शेप को भी वो चेंज करके देख ले। अब उसने चेंज करके देखा कि मैं मान लीजिए ये चीज़ मैंने देखी और इस चीज़ को मैं अपने इस चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यानी कि किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो उस शेप को भी देख ले। तो इसमें ये चीज़ जो है वो विजुअलाइजेशन है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत काम करती है और वो चीज़ बहुत काम आती है किसी भी एक क्रिएटिव बंदे के लिए। इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है क्रिएशन। क्रिएशन यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, करके मैंने एक अपनी इमेजिनेशन में डाला, फिर उसको विजुलाइज किया। विजुलाइज करने के बाद अब मैं आता हूँ कि मैं इसको क्रिएट करूँगा, यानी कि नयापन लाऊंगा। इसके लिए मान लीजिए मैं कोई भी एक घटना कोई देखता हूँ, उस घटना को अपने हिसाब से लेता हूँ और उसके ऊपर एक कविता कहता हूँ या एक शेर कहता हूँ। तो जो कविता का जो रूप है, भावना के साथ जुड़ती हुई कोई भी चीज़ जो है उसमें एड ऑन करके एक नया रूप दिया घटना को और उसको एक्सप्रेस किया, यानी कि क्रिएट किया। सो इस एक्टिविटी को क्रिएशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, क्योंकि चित्रकला या पेंटिंग जो है एक फाइन आर्ट है और इसमें चीज़ें जो हैं ड्रॉ की जाती हैं, पेंट की जाती हैं और मीडियम के थ्रू हम लोग जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहला जो पावरफुल एलिमेंट होता है इसमें वो होता है ड्राइंग मीडिया। ड्राइंग मीडिया में जैसे कह लीजिए पेंसिल्स होती हैं, क्रेयॉन होते हैं, चारकोल होता है, कॉन्टी होती है, ये इस टाइप के बहुत सारे जो टूल्स हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने टाइप की पेंसिल होती हैं, इनमें बी और एच का मतलब क्या होता है और इसके अलावा और कौन कौन से ड्राइंग टूल्स होते हैं। एक और बात यह है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ड्राइंग करने का मतलब ये होता है, या जो कह लीजिए जो ड्राइंग करना जानता है वो एक तरह से पीएचडी के लेवल का होता है, और उस ड्राइंग के अंदर कोई पेंट करता है तो समझिए वो नर्सरी केजी का बच्चा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइंग इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट। जिसको ड्राइंग आ गई उसको सब कुछ आ गया। पेंटिंग आना इतना मुश्किल नहीं है जितना ड्राइंग करना मुश्किल है। ड्राइंग जो है वो बेसिक है। ड्राइंग जो है वो चीज़ है जो ऑब्जर्वेशन के बाद से लेके क्रिएशन तक का सफ़र तय करती है। तो पेंटिंग तो आराम से भर जाएगा, यानी कि सर्कल लगाना मुश्किल है लेकिन सर्कल के अंदर पेंट करना आसान है। तो इसलिए ड्राइंग को बहुत ज़्यादा टफ माना गया है और पेंटिंग को जो है इतना टफ नहीं माना गया है। तो ड्राइंग जो है वो पेंसिल से, क्रेयॉन से, यानी कि हमें इसका ड्राइंग मीडिया जितना भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारी डिटेल्स, सारी टाइप के ड्राइंग टूल्स इसके अंदर है। ड्राइंग में एक और ख़ास बात है, ड्राइंग को जब हम करते हैं तो हम स्टिल लाइफ से शुरू करते हैं। अब ये स्टिल लाइफ से ही क्यों शुरू करते हैं? देखिए, इस यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में या कहीं पे भी सराउंडिंग में जहाँ पे भी आप नज़र डालते हैं उसमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट आपको दिखती है, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो घर हो, चाहे इंसान हो, चाहे डॉग हो, कुछ भी हो। वो एक ऑब्जेक्ट जो आप देखते हैं उसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ज्योमेट्रिकल शेप के बाद जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसी से ही सारी चीज़ क्रिएट होती है। तो इसलिए अगर हम बेसिक ABCD अगर ड्राइंग सीख लेते हैं तो बाकी की जो ऑर्गेनिक जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, लाइक एनिमल्स हो गया, फूल पत्तियां हो गई, इंसान हो गए, जो भी कुछ हुआ, वो सब अब बनाना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें स्टिल लाइफ की जो प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अपने हिसाब से ड्राइंग शुरू करने से पहले अगर हम ये चीज़ लर्न कर लेते हैं, यानी कि उसके प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल मैंने कहीं गूगल या यूट्यूब से नहीं उठाए हैं, ये मेरे खुद के क्रिएशन हैं, यानी कि मैंने खुद जो है अपने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अगर मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से नंबर 7 तक जाता हूँ, तो फिर ये जो चीज़ है, जो भी कोई भी ड्राइंग हो उसको इजीली हम बना सकते हैं। तो जब आप देखते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बेस लाइन लगाइए। बेस लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, यानी कि हमारी आई लेवल के
पैरेलल उसमें होना चाहिए। तो बेस लाइन आप देख पा रहे हैं, रेड कलर की एक लाइन है जो बेस पे है ऑब्जेक्ट के, लाइटर के जो बेस पे है। उसके बाद बेस पॉइंट है ग्रीन कलर का, यानी कि ऑब्जेक्ट का सबसे नजदीक का हिस्सा, हमारी तरफ जो सबसे नजदीक का हिस्सा है। और बेस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट का जो पार्ट टच है, ग्रीन डॉट दिखाई दे रही है, दैट कॉल्ड बेस पॉइंट। क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट बननी शुरू होती है। यहाँ पे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ जब जो ड्राइंग करते हैं कि टॉप से बॉटम ड्राइंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा नीचे से ऊपर ड्रॉ करना चाहिए। यानी कि ग्राउंड से जब आप ऑब्जेक्ट को बनाना शुरू करते हैं तो ये इजीली ड्रॉ हो जाती है और आई लेवल के तरीके से उस पर काम होना शुरू हो जाता है। इजी ड्राइंग करनी हो, परफेक्ट ड्राइंग करनी है तो हमेशा ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हुए ड्राइंग करनी चाहिए, टॉप से बॉटम की तरफ कभी भी ड्राइंग नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरीके से सेंटर लाइन है जो पिंक कलर की है। सेंटर लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट को उस कोने से काटती है जिसमें एक डायमेंशन लेफ्ट में चली जाती है, एक डायमेंशन राइट में चली जाती है। सेंटर लाइन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट को दो बराबर हिस्सों में काटे। हमारी लेफ्ट जो सरफेस है, ये डायमेंशन है, वो पतली हो सकती है, राइट वाली ज़्यादा बड़ी हो सकती है, मोटाई हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। तो सेंटर लाइन का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। सेंटर लाइन का मतलब होता है कि जहां पे ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस क्रिएट होते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। तो सेंटर लाइन के बाद आता है सब लाइन। सब लाइन जो है वो बेसिकली जैसे वर्टिकल आपकी डायमेंशन है, वर्टिकल लाइन जो आपकी है वो लाइन जो है वो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि सब लाइन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक शेप नहीं आती है। तो शेप को ड्रॉ करने के लिए आपको सब लाइंस जरूरी है, सब लाइन ड्रॉ करना, ताकि उसके एंगल मिल सके और उसकी डायमेंशन को एक ब्लॉक मिल सके। आई लेवल, आई लेवल जो है वो बेसिकली क्योंकि हम इसमें ऑब्जेक्ट का ऊपर का हिस्सा देख पा रहे हैं तो नेचुरली आई लेवल ऊपर होगा। इसमें एक और ख़ास बात है, आई लेवल को अगर आप समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग जिसे कहते हैं वो बना सकते हैं। आई लेवल जो है वो उसकी एक डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन आपको गूगल वगैरह कहीं पे नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन भले ही मिल जाए लेकिन डेफिनेशन नहीं मिलेगी। डेफिनेशन में मैं बोलना चाहूँगा, आई लेवल मीन्स द हाइट ऑफ योर आईज फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल मीन्स ज़मीन, हमेशा ज़मीन। अगर आप छत पे खड़े होके अगर आप आई लेवल ढूंढ रहे हैं तो भी ज़मीन से ही काउंट होगा। यानी कि मैं कहता हूँ कि भाई मेरा आई लेवल 20 फुट है। 20 फुट का आई लेवल मतलब 20 फुट का इंसान तो है नहीं, इसका मतलब वो किसी चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। उसके बाद उसकी हाइट आंखों की पैरों से लेके ऊपर तक की प्लस इज इक्वल टू 20 फीट। इसका मतलब वो किसी ब्लॉक के ऊपर या किसी बालकनी के ऊपर खड़ा हुआ है तो नीचे का हिस्सा जो है वो आपका 12-14 फीट का ग्राउंड से लेके बालकनी होगी। बालकनी में इंसान खड़ा हुआ है 6 फीट का, तो 14 और 6 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आई लेवल है 20 फुट तभी हुआ जब वो ग्राउंड से काउंट हुआ। तो आई लेवल जो है उसकी जो डेफिनेशन है एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, the height of your eyes from ground level, there is one imaginary horizontal line that called eye level। यानी कि जब आप एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल यानी कि आप आंखों से सामने देखते हो, जब सामने देखते हो तो वहां पे आपको एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देती है नहीं वहां पे, हमें मान कर चलना पड़ेगा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन देखते हैं तो उसको आई लेवल बोलते हैं। दूसरे शब्दों में याद रखिए कि जहां पे आसमान और ज़मीन जुड़ते हैं यानी कि होराइजन को आई लेवल बोलते हैं। होराइजन को अगर आप ढूंढ लेते हैं तो ये कह सकते हैं बड़ा इजीली कि दैट इज़ माय आई लेवल। आप होराइजन को इमेजिन कर लीजिए कि होराइजन वहाँ पे है और होराइजन को ही अपने चारों तरफ लगा के ड्रॉ कर दीजिए, दैट कॉल योर आई लेवल। तो एंगल ऑफ सबलाइंस, एंगल ऑफ सबलाइंस का यहाँ पे मतलब है कि जो आई लेवल है, जितने भी ये सब लाइन्स हैं किधर मुड़ रही हैं। इस पिक्चर में देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, चारों लाइन ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये है कि जो आपका आई लेवल है वो ऊपर है, इसलिए सब लाइन्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो जितनी भी सब लाइन्स होती हैं वो आई लेवल की तरफ जाती हैं। अगर मेरा आई लेवल इस ऑब्जेक्ट से नीचे होता तो मेरी सारी जो सब लाइन्स है वो नीचे की तरफ जाती, यानी कि ऑब्जेक्ट का नीचे का हिस्सा मुझे दिखाई देता।
और इसमें पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत मेजर रोल निभाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अगर आप देखें इसमें, तो सबलाइन जो नीचे वाली है उसमें एंगल ज़्यादा है, और ऊपर वाली जो दो सब लाइन्स हैं उसमें एंगल थोड़ा कम है, यानी कि वो थोड़ा कम मूवमेंट में है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन नीचे की दोनों लाइन सब लाइन्स वो ज़्यादा उठी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं नीचे की लाइन को सीधी लगा दूं और ऊपर की सब लाइन्स एक तरफ की दोनों लाइन को आगे पहुंचाऊं, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके आई लेवल पे जुड़ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि दूर जाती हुई चीज़ कम होती जा रही है। अगर मैं इसी लाइटर को एक बिल्डिंग मान लूं, तो बिल्डिंग का जो दूसरा सिरा है, दूर जाता हुआ सिरा है, वो हाइट में कम होगा हमारे फ्रंट वाले जहां पे सेंटर लाइन लगी है उस हिस्से की हाइट। अगर 4 फीट है तो दूसरा जो हिस्सा है वो 3.25 फीट होगा, यानी कि आगे जाके लाइन की जो हाइट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कम होती चली जाएगी, और बहुत दूर तक अगर लेके जाएंगे तो वो 1 फुट पे भी जा सकते। सो दैट कॉल्ड पर्सपेक्टिव। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो सबसे नज़दीक का हिस्सा, आंखों के सबसे नज़दीक का हिस्सा या देखने वाले के सबसे नज़दीक का हिस्सा हमेशा बड़ा होगा, मोटा होगा, डार्क होगा और लंबा होगा दूसरे वाले और पार्ट से। तो दैट कॉल्ड पर्सपेक्टिव। तो इसमें ज्योमेट्रिकल शेप में जो तीन चार जो भी शेप्स होती हैं वो उसकी स्टडी, उसकी एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये पहला स्टेप है पेंटिंग का, एक आर्टिस्ट बनने का ये पहला स्टेप है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके अंदर मान लीजिए जब आप नेक्स्ट इस पे क्लिप पे जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक ऑरेंज है। ऑरेंज को आप जब ड्रॉ करते हैं तो इसमें देखिए इसमें ब्लॉकिंग की गई है, यानी कि ऑब्जेक्ट को एक ज्योमेट्रिकल शेप में देखते हैं। ऑरेंज को ऑरेंज के तरीके से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑरेंज एक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट है और वो शुरू में ही बहुत सारी शेडिंग, कलर्स और डायमेंशंस और ये लेके चलता है, तो इसमें हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन इसी को अगर मैं ज्योमेट्रिकल शेप में डाल के देखूं तो ये मेरे लिए बड़ा आसान सा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसकी ज्योमेट्रिकल शेप बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके अंदर आप ज्योमेट्रिकल शेप डालिए और ज्योमेट्रिकल शेप्स के बाद फिर उसके बाद ऑर्गेनिक ड्राइंग करना शुरू करिए, और सबसे लास्ट में लाइट और शेड्स यूज़ करिए, और बाद में जो बिल्कुल एंड में वो होगा आपका कि आप कलर्स भी यूज़ करें, जिसमें लाइट वगैरह यूज़ करते हुए आप कलर यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट उस पर जो है क्लिप में आप देख रहे हैं, देखिए कोई भी चीज़ जो है वो एक बार में नहीं आती है। तो मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि जब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स या ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को स्टडी कर लेते हैं, फिर धीरे से ऑर्गेनिक में जंप करते हैं। जंप करने के बाद जो है ऐसा नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट से आप सीख जाएंगे। जब हम बार 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 किसी चीज़ को या डिफरेंट टाइप की चीज़ों को ड्रॉ करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में वो एक मेथड आ जाता है, ऑब्जर्वेशन का एक तरीका आ जाता है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट इस शेप में दिख रही है, इस ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में इस चीज़ को मैं ढाल सकता हूँ। फिर धीरे धीरे करके इंडिविजुअल ब्लॉक्स उसके अंदर, मान लीजिए जैसे टमाटर है तो टमाटर जो है एक राउंड शेप, स्फीयर शेप दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर भी ग्रीन एरिया जो एक होता है, पत्तियां जैसी होती हैं वो अलग है, और लाल जो रंग है वो अलग होता है। इवन जो लाल पार्ट होता है उसके अंदर भी टुकड़े बने हुए हैं, यानी कि और स्फीयर जुड़े हुए हैं, घुसे हुए हैं इसमें, तो उसके भी टुकड़े जो हैं वो इंडिविजुअल एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते करते हम लोग किसी भी टाइप की ऑब्जेक्ट को बनाना सीख लेते हैं। अब बारी आती है जब हम शेडिंग की बात करें तो डार्क टू लाइट जो शेड्स होती हैं उसको बड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा किस से कितना डार्क है, कितना लाइट है। तो उसके लिए जो लाइट सोर्स है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लाइट इज़ द सोर्स ऑफ विजुअल डायमेंशंस एंड कलर्स, यानी कि अगर लाइट नहीं होगी तो हमें ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो सिलहट में नज़र आएगी। सिलहट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन हम जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालते हैं तो हमें डायमेंशंस क्रिएट होती हुई नज़र आती है, डार्क और लाइट शेड्स उसमें महसूस होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके हमें उसमें कलर्स भी महसूस होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब लाइट सोर्स जो है वो एक तरह से बहुत पावरफुल एक एलिमेंट है टू स्टडी, और इसके बाद ही हम ड्राइंग कर पाते हैं। अदरवाइज़ वो फ्लैट एक सरफेस होती है, फ्लैट एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होती है।